हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर हैं जैसे किरचॉफ के नियम तक की हमने अपलोड कर दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना देखें और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट की, आप जाके आराम से देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कह रहा है, अच्छा हाँ, वही बात जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करिएगा। अगर आ गया तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है वीडियो पे। आपका टाइम इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम करीब है। ठीक है, तो आप बस स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, जरा आपको टाइम नहीं लेना है इस क्वेश्चन में। अगर आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा म्यू नॉट एफ साइलेंट नॉट की पावर -1/2 का मान है। इसका मान बताना है, इसका क्या मान होगा। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है 3 × 10 की पावर 7, 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 9 और 3 × 10 की पावर 10। ठीक, अब समझिए, एक फॉर्मूला आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने ड्राइव कराया होगा स्कूल के, कोचिंग के, कि C = 1/√, ठीक है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। जहां म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये संबंध होता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में। जहां C क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है, C का मान होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहां तक की कोई दिक्कत। इसका मान पूछ रहा है, गौर से देखिए, यहां से C बराबर लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। √, का मतलब तो आप जानते हैं पावर 1/2 होती है। यहां पे 2 छुपा होता है, यानी कि 1/2 पावर होती है। ठीक, अब ये जब ऊपर ले जाएंगे, गौर से देखिए, ये पावर प्लस में ऊपर जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो क्या इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल, इसकी पावर माइनस का 1/2। और ये देखिए किसके बराबर है, C के। C क्या है, प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो को पॉज करके अगर आप ये चीज नोट करना चाहिए कर लीजिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, नोट करने वाले होंगे वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसे हटा दें यहां से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फाई = BA। ये हाई स्कूल नहीं पढ़ा होगा। ठीक, फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्लियर। और आपने जो इसके अगला चैप्टर है, उस चैप्टर यानी सॉरी जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका चैप्टर है, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो है आपने भी अपने स्कूल में, कोचिंग में ये सब चीजें पढ़ रखी होंगी। तो फाई बराबर होता है BA। अच्छा, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो मैं ऑप्शन दे रखा है वो वेबर में ही सारे दे रखे हैं। तो हम एक मात्रक इसका और जानते हो, भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें वेबर में चाहिए। वेबर का मतलब हमें क्या चाहिए, फाई का मान चाहिए। ठीक, तो फाई बराबर क्या होता है, BA। तो यहां से B बराबर क्या हो जाएगा, फाई के बटे में A। तो फाई क्या होता है, फाई का मात्रक वेबर। अगर हम इनके मात्रक लिखें तो इसका मात्रक एक हो जाएगा वेबर बटे A। क्या है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक कौन हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन है पहला वेबर प्रति मीटर, नहीं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। आगे कौन कौन से, वेबर है, वेबर इंटू मीटर नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी 2 कह रहे हैं, 2 तो हो गया नहीं, ये 3 देखते हैं। देखिए, कह रहा गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। ठीक, यदि कोई आवेश गतिमान होता है, ठीक, तो वो 2 प्रकार के इसमें वेक्टर होते हैं। एक होते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर होता है, और क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर होता है। आपने पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये चीज पढ़ी होगी। ठीक है, तो अब इसमें 2 वेक्टर होते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें यहां से पता चल गया गतिमान आवेश जो है गहरा क्या उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन में केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो भैया दोनों उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसे भी हटा दें यहां से, ताकि 4 5 यहीं पे हो जाएंगे। चलिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। देखिए, अब वेबर वाले ऑप्शन नहीं है, अब क्या है, न्यूटन मीटर वाले ऑप्शन है। तो उससे समझते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा,
जो कि छड़ अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है लंबाई के, इस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। और अगर छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है तो थीटा का मान 90 और sin थीटा हट जाता है। यहां से अगर हम B का मान देखें तो क्या हो जाएगा, F के बटे में I इंटू L। अब मात्रक लिखिए, F का मात्रक न्यूटन, I का मात्रक एम्पियर और L का मात्रक मीटर। तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में गौर से देखिए तो इनवर्स में दे रखे हैं ऑप्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मात्रक की बात करें, अगर हम लिखें यहाँ पे B का मात्रक, ठीक है, B का मात्रक, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन तो ऐसे ही रहेगा, मीटर ऊपर जाएगा या एम्पियर ऊपर जाएगा तो हम कह सकते हैं एम्पियर इनवर्स, और मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन में कोई दिख रहा है ऐसा, सब न्यूटन के बाद मीटर लिखे होंगे, तो इसको जरा चेंज कर लेते हैं यहाँ से। मीटर इधर मीटर इनवर्स हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर इनवर्स इंटू ए इनवर्स दिख रहा है कहीं पे ऑप्शन में, न्यूटन मीटर इनवर्स ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, मात्रक क्या हो जाएगा, वैसा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर ऊपर गया मीटर ऊपर गया, मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स हो गया। तो ऑप्शन कौन से हो गया, ए, बाकी ऑप्शन गलत है इसके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, कह रहा है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन आवेशित अथवा आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। देखिए, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है और ये कहाँ है, ये तीर का निशान लग रहा है, तीर पीछे से देख रहे हैं, तीर से जा रहा है, पीछे से देख रहे हो, तो ये इसका मतलब ये है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। अगर आप कागज के बनाएंगे तो लेकिन कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक। और इस पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, मान लीजिए इसके लंबवत, मतलब ये अंदर की ओर है, ये कहाँ है, देखिए ये ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और इलेक्ट्रॉन ऐसे इंटर कर रहा है। तो मान लिया ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लंबवत प्रवेश कर रहा है। अब मुझे बताइए, जब भी इस पे कोई लंबवत प्रवेश करता है तो इस पे जो बल लगता है वो इन दोनों की क्या लगता है, लंबवत लगता है, ठीक, लंबवत लगता है। तो ये कैसा होने लगेगा, जब इस पे भी लंबवत लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक वृत्तीय गति करने लगेगा। कैसी गति करने लगेगा, वृत्तीय गति। तो इसका पथ कैसा हो जाएगा, इसका पथ हो जाएगा वृत्तीय। और इस बल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कुछ ऐसा होता है कि ये जो होता है बल की दिशा बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है और ये धनावेश की दिशा बताता है, किसकी, धनावेश की। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है, समझिए इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो धारा किधर जाएगी, नीचे क्यों, यानी कि धनावेश कहाँ जाएगा, नीचे क्यों है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा चलती है ना। तो अगर हम ऐसे करने की कोशिश करें कि धारा ऐसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो बल कैसे लगेगा, इधर की ओर लगेगा। इसका मतलब ये लंबवत बल लगेगा और ये कैसे मूव करने लगेगा, बात समझिए। जैसे ये है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो इस पर बल इधर की ओर लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की है तो कैसे मूव करने, और हर बार लंबवत लगता है बल, तो कैसे मूव करने लगेगा, कैसे वृत्तीय गति करने लगेगा। ठीक, अब वृत्तीय गति करने लगेगा तो ये क्या हो गया, कैसी गति कर रहा है, वृत्तीय गति। और पूछ रहा है कि इसका पथ कैसा होगा, तो हमें दिख गया कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। क्लियर। अब इसी बात को एक बार और समझते हैं हम लोग चीजों को। मान लीजिए फिर से हमने जो है चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, ठीक, ये क्या बना दिया हमने, चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें एक धनावेश प्रवेश कर रहा है। मान लीजिए धनावेश ऐसे प्रवेश कर रहा है। अब बताइए इसकी दिशा किधर होगी, ये किधर की ओर मुड़ जाएगा। देखिए धनावेश प्रवेश कर रहा है और हमने क्या बताया था कि धारा, धनावेश की दिशा होती है वही धारा की होती है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, बात समझिए, इलेक्ट्रॉन के विपरीत में, ये अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो विपरीत क्या जाएगी, धारा जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं विपरीत क्या जाएगा, धनावेश जाएगा। तो मान लीजिए कोई धनावेश प्रवेश कर रहा है ऐसे, तो इसका मतलब धारा की दिशा क्या होगी, हम मान लेते हैं धारा की दिशा है ऊपर की ओर, ठीक। और धारा की दिशा किससे दिखाते हैं, धारा की दिशा इससे, तो ये ऊपर की ओर दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र का अंदर की ओर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, तो ऐसे कर दिया चुंबकीय क्षेत्र। अब बताइए बल किधर लग रहा है, बल अंगूठे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये कैसे मूव करने लगेगा, ऐसे करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे भी इसके हर बार क्या लगेगा, लंबवत लगेगा, और कैसी गति करेगा, ये वृत्तीय गति करने लगेगा। तो इसका पथ कैसा होगा, इसका पथ होगा वृत्ताकार। ठीक है, कैसा पथ होगा, वृत्ताकार होगा। क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बता दें कौन सा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा, वृत्ताकार। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं को समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। अभी हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश कर रहे हैं ना, कैसे प्रवेश कर, नहीं लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, तो कैसा घूम जाएगा, वृत्ताकार घूम जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर Q V क्रॉस B। ठीक है, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, ऐसा होता है ना।
यहां से हम लिख सकते हैं F बराबर Q और A क्रॉस B क्या होता है, QVB साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। अब लंबवत प्रेस कर रहा है तो थीटा का मान 90 रख देते हैं, साइन थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है 1 आ जाएगा, F बराबर QVB हो जाएगा इसका मान। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, वो चुंबकीय बल रेखाओं के, अब चुंबकीय बल रेखाएं मान लिया वो कुछ ऐसी हैं, बात को समझिए, ऐसी है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके समांतर जब मूव करेगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, मान लीजिए समांतर मूव कर रहा है, ऐसे मान कर रहा है, तो समांतर मूव कर रहा है मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। या समांतर ऐसे मूव कर रहा है, धारा की धनावेश किधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो अब जो है थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई 180 हो जाएगा, ठीक। अब जब साइन थीटा का मान हम 180 या 0 रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0, ये सब चीजों का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर भाई, यहाँ 0 हो जाएगा। अब जब 0 की गुणा QVB से करेंगे तो F का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यही पूछ रहा था कि V वेग से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है तो क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा 0 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, इनको हटाते हैं यहां से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, ठीक। बायो-सेवर्ट के नियम के लिए बायो-सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे दो, इन्होंने क्या करा, विभिन्न धारावाही चालकों का अध्ययन किया, ठीक, और उसमें से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और उसी निष्कर्ष को बायो-सेवर्ट का नियम भी कहते हैं, ठीक है। समझिए क्या था निष्कर्ष, वो एक तार लिया, तार में धारा प्रवाहित किया, फिर देखा ये गया कि जो तार में जो धारा है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जानते हैं कि कोई धारावाहित चालक तार होता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये तार है, ठीक, इसमें धारा कुछ ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो जिधर धारा प्रवाहित हो रही है इसमें हमने क्या रख दिया, अंगूठा रख दिया, उसके बाद उंगलियों को जो मोड़ेंगे तो जो उंगलियों की मोड़ने की जो दिशा होती है, यानी कि जो चक्कर खा रही है इधर की ओर, यही क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। और तार के पास तो ये वृत्ताकार के रूप में होती हैं, और दूर जाते जाते ये क्या होती जाती है, समांतर होती जाती है, सीधे होती जाती है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। अब अगर यहाँ से हम गौर से देखें तो हम तार की दिशा में क्या रख दें, जिधर धारा जा रही है उधर हमने क्या रख दिया, अपना अंगूठा रख दिया। उसके बाद जब अंगूठे को ऐसे कर्ल करेंगे, उंगलियों को ऐसे कर्ल करेंगे तो हम देखेंगे कि उंगलियां कहाँ जा रही, अंदर की ओर जा रही। इसका मतलब अगर ये पॉइंट P हमने माना है, इसके यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी क्या होगी, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी कि नहीं होगी। तभी देखिए इसको हमने कैसे दिखाया, तीर के दिखाया। अगर दिशा बाहर की ओर होती तो हमें पॉइंट की तरह दिखा सकते हैं। आप इस तीर को इमेजिन करिए, ठीक, ये तीर है मान लीजिए, ठीक है, ये तीर है, ठीक है, ये तीर है। अब ये तीर जब जा रहा होगा तो पीछे से देखने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, और सामने से देखने पर अगर आपकी तरफ आ रहा है मान लीजिए तो ऐसे पॉइंट की तरह दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो ये तीर क्या पीछे से यानी कि अंदर की ओर जा रहा है, क्लियर। अब गौर से देखिए यहाँ क्या होगी, दिशा अंदर की ओर हो गई, क्लियर। तो निष्कर्ष ये निकाला गया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये किस पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट था कि चुंबकीय क्षेत्र जो अल्पांश लिया गया है इसकी लंबाई के अनुपाती होता है, पहली बात। दूसरा बात, इसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। तीसरी चीज, अल्पांश तथा जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के क्या होता है, अनुपाती होता है। अच्छा, कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, ये बात याद रखिएगा, यानी कि कोण थीटा है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसके अनुपाती होता है। और अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की जो दूरी होती है उस दूरी की, यानी कि r माना है हमने, दूरी दिशा को दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में है, वेक्टर सदिश है ये, ठीक है। अब समझिए ये बता रहा है कि ये इस बिंदु पर है, इसकी सीधी सीधी दिशा कौन सी, इधर है, तभी इस पे क्या लगाया गया, वेक्टर लगाया गया है, क्लियर। अब समझिए इस दूरी के क्या होता है, व्युत्पन्नपाती होता है। तो वही बात देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख दिया है, इसको समझ लीजिए। पहला क्या लिखा है, देखिए, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, धारा I, अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल तथा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला पॉइंट। तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी r के व्युत्पन्नपाती होता है, क्लियर। अर्थात हम यहां से कह सकते हैं कि जो डेल्टा बी है वो अनुक्रमानुपाती है I डेल्टा एल साइन थीटा के बटे में r स्क्वायर। अच्छा, ये चीज रह गई
समझ लीजिए, उस बिंदु की अल्पांश से दूरी r के वर्ग की, यहाँ रह गया है, इस बात को ध्यान ही नहीं दिया मैंने लिखने में, के वर्ग के, ठीक है, लिख लीजिएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हो जाएगा डेल्टा बी इज इक्वल टू अनुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब समझिए, जब भी हम ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही क्या है, बायो सेवर्ट का नियम है। जहां यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं, जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, एक अनुक्रमानुपाती क्या है, नियतांक है। ठीक है, म्यू नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, जहां म्यू नॉट का जो मान होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये मान होता है म्यू नॉट का। म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। ये हमारा हो गया बायो सेवर्ट का नियम। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसे हटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नंबर 8 देखिए, कह रहा है किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, जो कि अभी लिख चुके हैं, इससे पहले समझ भी लिया है। ठीक, हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं। कह रहा है इसका कौन सा भाग देखेंगे हम लोग, आंकिक भाग देखेंगे। ठीक है, तो नियम लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे आंकिक भाग, ठीक है, ये हेडिंग होगी। अब जो दिया है वो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, दिया है। ठीक, समझिए, कह रहा धारा अवयव डेल्टा एक्स आई कैप मूल बिंदु पर स्थित है। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति का टाइप का ये लग रहा है कुछ हम लोगों को, तो हम लोग क्या बना लेते हैं, सबसे पहले हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो ये होगी वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। अब आप जानते हैं एक्स एक्सिस को प्रदर्शित करने वाला जो एकांक वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। इधर क्या होता है, आई कैप, और ऊपर क्या होता है, जे कैप होता है। और जेड एक्सिस को कौन प्रदर्शित करता है वेक्टर, एकांक वेक्टर, वो होता है के कैप। ये क्या है, इसका मूल बिंदु, इसको हम ओ मान लेते हैं। अब कह रहा है कि धारा अवयव डेल्टा एक्स आई मूल बिंदु पर स्थित है, यानी कि ये हो गया कोई अवयव। ठीक है, डेल्टा एक्स कोई लंबाई का अवयव हो गया, ये कहाँ स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है, इसलिए इसका क्या कर दिया, डेल्टा एक्स, और किधर रख दिया, मूल बिंदु पर है और एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक, कह रहा है कि अवयव में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान है कितना है, 10, आई का मान कितना है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि सबसे पहले जो हमें दे रखा है लिख लेते हैं, आई का मान दे रखा है 10 एम्पियर। कितना दे रखा है, 10 एम्पियर। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अवयव के कारण वाई अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर, इसके कारण वाई अक्ष पे, ठीक है, दूरी दे रखा है, यानी कि ये जो दूरी दे रखी है 0.5 मीटर की दूरी दे रखी है। आर का मान दे रखा है 0.5 मीटर दे रखा है। दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, डेल्टा बी का सिर्फ परिमाण हमसे पूछ रहा है, आंकिक मान इसका पूछ रहा है। परिमाण क्या होगा, दिया है डेल्टा एक्स का मान, डेल्टा एक्स बराबर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, इतना हमें दे रखा है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे हमें डेल्टा भी निकालना है, आई डेल्टा एक्स दे रखा है, साइन थीटा की तो जरूरत है ही नहीं, हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पर है, तो थीटा का मान तो 90 डिग्री हो गया। अगर हम बायो सेवर्ट का नियम लगाएं तो हम डेल्टा बी ज्ञात कर सकते हैं, और दिशा तो आसानी से वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे दिशा कहाँ होगी, तो आप कहेंगे जिधर धारा जा रही है उधर अंगूठा रख दीजिए, और अंगुलियों को ऐसे मोड़ेंगे तो जिधर अंगुलियां आ रही वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी, यानी कि किस डायरेक्शन में होगी, ये एक्स, ये वाई, तो ये जेड में होगी। ठीक, और जेड में होगी मतलब किधर होगी, के कैप की दिशा होगी, के कैप प्रदर्शित करेगा उसको। लेकिन हमसे सिर्फ परिमाण पूछ रहा है तो हम क्या लगा दें, सिंपली बायो सेवर्ट का नियम लगा दें। ठीक है,
बायो सेवर्ट नियम से, ठीक। अब समझिए चीजें, क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल। अब डेल्टा एल होता है, यहाँ पे क्या लिया अल्पान डेल्टा एक्स, तो यहाँ हुआ डेल्टा एक्स साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे 90 डिग्री, या ऐसा करते हैं अभी थीटा ही रख देते हैं, बटे में क्या हो जाता है आर स्क्वायर, ये बायोसेवर्ट का नियम होता है, ठीक। या इसको भी हम डेल्टा एल से याद रखते हैं तो डेल्टा एल लिख देंगे, क्लियर। अब देखिए डेल्टा बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, बटे में क्या है 4 पाई है, आई का मान कितना है 10 है, डेल्टा एल का मान कितना है डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स का मान कितना है, इसको हम कह सकते हैं कि डेल्टा एल बराबर डेल्टा एक्स, है ना। इसको भी कह सकते डेल्टा एक्स एल बराबर डेल्टा एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर, क्लियर बात है। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर मतलब 1 गुणा 10⁻⁻2 मीटर में चेंज करेंगे ना। फिर साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और बटे में आर स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, तो क्या लिख दे 0.5 इंटू 0.5, ठीक। अब देखिए कुछ कैंसिल होने वाला हो रहा है तो इसे काट देते हैं, 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 2 पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 20 का गुणा कराइए 20 पंजे 100 होता है, ठीक, 5 दूनी 10 ये 0। अब समझिए डेल्टा बी का मान यहाँ से कितना आ गया 4, 2 दूनी 4 यानी कि ये हो गया 40 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 माइनस का 7 कितना हो गया माइनस का 8 हो गया, साइन 90 का मान 1 हो गया। यहां से अगर हम आपसे कहें डेल्टा बी, ठीक, तो डेल्टा बी बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणा, ठीक है 40 नहीं ऐसा करते हैं, यहाँ पे कितना है 7 तो 9 है माइनस का 9, तो 1 0 इसको दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई 1 0 ये प्लस का है ये माइनस का 8 हो गया, और इसका मात्रक क्या होता है टेस्ला लिख देते हैं टेस्ला। अगर हम आपसे कहें इसकी दिशा तो आप आराम से जान जाएंगे कि डेल्टा बी की जो दिशा होगी हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻8 के कैप मतलब कहाँ होगा जेड डायरेक्शन में होगा, के कैप टेस्ला, ये इसकी दिशा हो जाएगा। अगर दिशा पूछता से परिमाण पूछ रहा था तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हटा दें इसे यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से, गति ऊर्जा क्या है समान है, समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हैं, उसके वृत्तीय पथों की त्रिज्या की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए, मतलब अनुपात ज्ञात करना है। बात समझिए, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय मतलब कोई अगर आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो वो क्या करेगा वृत्तीय गति करेगा, वृत्तीय गति कर उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी, तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर फॉर्मूला होता है √2m अपॉन में क्या होता है q इंटू बी। अब आप कहेंगे कि सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था वृत्तीय पथ की त्रिज्या का r बराबर mv के बटे में bq, अच्छा गति ऊर्जा की बात करी इसलिए वाला फॉर्मूला रखा। अब ये आया कहां से समझ लीजिए, देखिए कोई अगर कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उसके पास क्या होगी गति ऊर्जा होगी, गति ऊर्जा k का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv², ये होता है ना, पर हमें v तो दिया ही नहीं है तो v को हटाना था, ठीक। तो यहां से अगर हम देखें तो k बराबर k 2k हो जाएगा नहीं हो जाएगा 2k, और अपॉन में क्या हो जाएगा m हो जाएगा 2k बाई m, और इधर क्या बचेगा v², तो v बराबर क्या हो जाएगा √2k बाई m हो जाएगा ना। अब v का मान उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक, जब हम यहाँ रख देंगे तो हमें मिलेगा क्या r बराबर m अपॉन में bq तो था, और इधर v की जगह क्या हो जाएगा √2k, काम करते हैं √2k बाई √m कर सकते हैं ना। अब इस m को हम √m इंटू √m भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं
क्योंकि m इंटू एम करेंगे तो m का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, m ही बचेगा। और ये एक m से एक अंडर रूट m कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है हमारे पास, देखिए यही तो बच रहा है, r बराबर अंडर रूट 2km बटे QB। ठीक, इसलिए हमने ये फॉर्मूला डायरेक्ट रख दिया। आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को। कोई डाउट हो कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चैनल तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आपको समझ में आ रहा है। देखिए अब वृत्तीय पथ की त्रिज्या हमें पता चल गई। क्या कह रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी अल्फा कण, दोनों की गति ऊर्जा समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। इसके वृत्तीय पथों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब बात प्रोटॉन की करेंगे, अल्फा कण की। तो हम अगर आपसे कहें कि प्रोटॉन के लिए, ठीक है, प्रोटॉन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या क्या, देखिए बी एक समान है, के बराबर है, तो के और बी को तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ना इसको हम केपी लिखेंगे ना इसको हम बीपी लिखेंगे। भाई बी और के क्या है, एक समान है, पर आवेश और द्रव्यमान प्रोटॉन और अल्फा कण पे अलग अलग होगा। गति ऊर्जा अगर अलग अलग कह रहा होता तो गति ऊर्जा को अलग कर देते, पर गति ऊर्जा तो कह नहीं रहा है। तो प्रोटॉन के लिए अगर हम आप बात करें कि जो द्रव्यमान होता है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान सबसे पहले तो ये मान लेते हैं mp, और mp का मान मान लेते हैं हम m, ये लिख देंगे यहाँ पे माना। होता है वैसे 1.627 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg, पर उसको ना लिख के हम m मान लेते हैं उसकी जगह। ठीक, अब प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, यानी कि हम कह सकते हैं QP बराबर E कह सकते हैं, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक, और m जो हमने बताया 1.627 थोड़ा कंफ्यूजन है, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, फिलहाल हमने सिर्फ m लिखा है यहाँ पे, अब समझिए। और अब अगर हम बात करें त्रिज्या, तो ये क्या हो जाएगी, RP हो जाएगी इज इक्वल टू अंडर रूट 2, m की जगह क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा, और k सेम रखेंगे क्योंकि k चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है, k तो समान है, बटे Q की जगह क्या हो जाएगा, QP हो जाएगा, और B ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। निष्पत्ति याद करनी ना। अब बात किसकी करते हैं हम लोग, आप क्या लिखेंगे, अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए। ठीक है, अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए अगर हम बात करें आपसे, तो हम कहेंगे कि आर अल्फा, छोड़िए पहले इसको ये लिख लेते हैं, अल्फा कण का द्रव्यमान। ठीक है, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान हम कह सकते हैं m अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, 2He4 पढ़ा होगा, वही तो होता है हीलियम का नाभिक 2He4, अल्फा कण, ठीक 4 यानी कि 2He4, तो कितना 4, और प्रोटॉन का मतलब 1H1 होता है, तो 4 गुना है कि नहीं इसका द्रव्यमान, है ना, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4m हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अल्फा कण पर आवेश की, इसकी आवेश की, तो 2He4 और ये क्या था, 1H1 था। ठीक, तो इस पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, है ना, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यानी कि m अल्फा का मान कितना हो जाए, सॉरी m अल्फा कह रहे हैं, q अल्फा कितना हो जाएगा 2 इंटू ई, क्यों, क्योंकि अल्फा कण पे जो आवेश होता है प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है, और प्रोटॉन पे कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये देखिए इसका दोगुना है कि नहीं है, तभी तो क्या लिखा हमने 2e लिखा, इसलिए आर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट 2 m अल्फा इंटू के तो चेंज नहीं करेंगे, बटे में क्या हो जाएगा b इंटू क्यू अल्फा। कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस साइड में इसकी क्या करते हैं, निष्पत्ति निकालते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे समीकरण 2, क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2, से वाला 2 है। ठीक, चलिए देखिए समीकरण 1/2 करेंगे तो हमें इधर क्या मिल जाएगा, RHS में RP, राइट आंसर, LHS में मिलेगा RP अपॉन
कितना हो जाएगा आरपी अपॉन आर अल्फा, ठीक है, आरपी अपॉन आर अल्फा इज इक्वल टू, आरपी का मान सबसे पहले इधर दे रखा है 2mp_k, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2mp_k बटे में QP इंटू में B। आर अल्फा का मान अंडर रूट 2m_k बटे में Q अल्फा इंटू B। गौर से देखिएगा, यहाँ चीजें आप समझिए, क्योंकि अब आप लोग इतना सब सीख गए हैं, डायरेक्ट नहीं जरूरत नहीं है। अंडर रूट टू कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, B से B कट जाएगा, जो बचेगा हम वो लिख रहे हैं। RP बटे में आर अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहा MP और किस में रहा अंडर रूट में, नीचे क्या रहा M अल्फा, ये भी किस में रहा अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट MP के बटे में M अल्फा हो जाएगा ना। अब समझिए Q अल्फा और RP इसके गुणे में आएगा, Q अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास Q अल्फा बटे में QP RP नहीं QP। अब समझिए यहां से RP बटे में R अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट MP का मान M माना था, M अल्फा कितना होता है 4m होता है, इंटू Q अल्फा कहाँ गया ये Q अल्फा मतलब 2e और QP मतलब E। M से M कैंसिल, E से E कैंसिल, तो RP बटे में R अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर 1 अंडर रूट ने मिला 1 ही रहेगा, इधर 2 आ गया, नीचे 4 अंडर रूट का बाहर आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां से अगर हम आपको कहें तो आप कहेंगे कि सर RP अनुपात R अल्फा हमें क्या मिला है 1:1 मिला, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, समझ गए आप लोग कायदे से इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हटा दें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले हमें बी का मान दे रखा है 10⁵ टेस्ला, ठीक है, 10⁵ टेस्ला के चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई तीनों वृत्तीय गति करेंगे तो तीनों का क्या ज्ञात करना है, सबसे पहली बात वेग समान है, क्वेश्चन में ही कह रखा है कि एक समान वेग से तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, वेग समान है तीनों का, और जब लंबवत प्रवेश करते हैं तो जो घूम रहे होंगे इनका परिक्रमण काल, आवर्त काल, एक चक्कर में लगा समय जो होता है हमारा, कह रहा उनका अनुपात ज्ञात कीजिए सभी का। तो पहले हम क्या करें कि आवर्त काल का फॉर्मूला निकालें, ठीक, उसके बाद पहले अल्फा प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए अल्फा करके निकालें, फिर उनका क्या निकाल लेंगे अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्या लिख दिया, क्षेम लिख दिया था, क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या, आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या, ठीक है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, R बराबर होता है mv के बटे में BQ, ये होता है, ठीक। हमें क्या चाहिए, परिक्रमण काल चाहिए, ठीक। समझिए वृत्तीय गति कर रहा है, मान लीजिए क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो एक चक्कर में जो लगा समय होगा, एक चक्कर का मतलब ये परिधि तय करेगा, परिधि मतलब 2πr दूरी तय करेगा, और चक्कर में लगा समय t है और चाल v है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2π/t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। t क्या होगा, इसका आवर्त काल या परिक्रमण काल होगा। तो हम कह सकते हैं, इसलिए हाँ कह सकते हैं चूंकि v बराबर 2πr के बटे में t, इसलिए t का मान क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है, 2πr बटे में कितना आएगा v आएगा, क्लियर। अब ये जो t है यही क्या है, आवेशित कण का परिक्रमण काल है, ठीक।
तो समझिए अब t का मान यहाँ पे r का मान रख देंगे, t बराबर 2 पाई अपॉन में क्या है v, r का मान क्या है mv के बटे में bq है। अब देखिए v से ये v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो t का फॉर्मूला क्या हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि परिक्रमण काल t बराबर कितना हमें मिला, परिक्रमण काल t बराबर हमें मिला 2 पाई m अपॉन में bq, 2 पाई m अपॉन में क्या मिला है, bq मिला है। ठीक, ये हमें परिक्रमण काल मिल गया है। अब हम क्या करें, फॉर्मूला तो मिल गया हमें, हम क्या करें, तीनों के लिए निकाल लें, न्यूट्रॉन, अल्फा कण और प्रोटॉन के लिए। सबसे पहले किसकी बात कर रहा था, सबसे पहले कर रहा था प्रोटॉन, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए। अब हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, लिखेंगे नहीं यहां पर द्रव्यमान, प्रोटॉन के लिए। ठीक, प्रोटॉन के लिए mp मास ऑफ प्रोटॉन, एक काम करते हैं, प्रोटॉन के लिए mp यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, m हमने मान लिया। ठीक, यहां लिख दी चाहे तो माना mp। उसके बाद 2 पाई m b, q का मान है क्योंकि b समान है, m और q ही की जरूरत है, तो qp, qp बराबर क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है यही है ना, qp बराबर e। इसलिए परिक्रमण काल, जिसका परिक्रमण काल होगा वो t का मान क्या होगा, tp हो जाएगा, tp क्या हो जाएगा 2 पाई mp के बटे में कितना हो जाएगा, bqp। ठीक, bqp यानी कि यहां से अगर हम आपसे बात कहें तो t का मान हो जाएगा 2 पाई m बटे में be हो जाएगा। क्लियर। अब किसकी बात कर रहे हैं, ड्यूट्रॉन के लिए। ड्यूट्रॉन क्या होता है, 1s2 होता है, आप जानते हैं, ड्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, ड्यूट्रॉन के लिए, तो ड्यूट्रॉन के लिए md मान लेते हैं, md का मान क्या 2m नहीं हो जाएगा, 1h2, और प्रोटॉन क्या होता है 1h1 होता है। ठीक, तो qd कितना हो जाएगा भैया, 1 तो 1 नीचे तो 1 ही है, तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश के बराबर होगा पॉजिटिव में, तो qd बराबर कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। तो अगर हम आपसे td की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई md के बटे में क्या लिख दिया, 2 पाई md के बटे में bqd। यहां से देखें तो 2 पाई md का मतलब 2m है ना, बटे में इंटू कर लीजिए, बटे में b इंटू ई। कोई समस्या नहीं। अब किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा कण के लिए। अल्फा कण के लिए, ठीक है, अल्फा कण के लिए अगर हम आपसे कहें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आसान सा है, अल्फा कण के लिए हो जाएगा m अल्फा बराबर 4m, अभी देख चुके हैं कैसे, q अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2he4 यानी कि 2e हो जाएगा, है ना। तो t अल्फा कितना हो जाएगा, t अल्फा हो जाएगा 2 पाई m अल्फा के बटे में b q अल्फा, यहां से अगर आप मान रखिए तो जाएगा 2 पाई तो था ही, m अल्फा मतलब 4m के बटे में कितना हो जाएगा b इंटू q अल्फा की मतलब कितना हो जाएगा 2e हो जाएगा। इसको भी ऐसे रखते हैं कि काट पीट नहीं करेंगे, ठीक, या करना चाहिए तो कर लीजिए, छोड़िए ऐसे रखिए। हमें निकालना क्या है, हमसे कह रहा है कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम यहां से कह देंगे, इसलिए देखिए गौर से देखिएगा इस चीज को, छोटा थोड़ा लिख रहे हैं, जगह नहीं बची हमारे पास, इसलिए टीपी अनुपात टी अनुपात टी अल्फा इज इक्वल टू, अब इन सब में भी अनुपात ही निकलेगा, कैसे, सबसे पहले टीपी लिख लेते हैं, 2 पाई m अपॉन में कितना आएगा b इंटू ई बराबर टीडी कितना है 2 पाई इंटू 2m बटे में कितना आएगा बीई इज इक्वल टू, ठीक, आगे भी कुछ है क्यों नहीं, ये कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा टी अल्फा 2 पाई इंटू 4m बटे में कितना आएगा b इंटू 2e। अब समझिएगा बात को बहुत गौर से, 2 पाई सब कैंसिल हो गए, सॉरी ये बराबर क्यों लगा रहे हैं, तो अनुपात होगा ना, अनुपात में है
ठीक, अनुपात में है तो सब कैंसिल हो जाएंगे अनुपात में, आप जानते हैं 2 पाई 2 पाई 2 पाई, m m m कैंसिल, b b b कैंसिल, e e e कैंसिल, फिर 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा। तो यहाँ से कह सकते हैं TP अनुपात TD अनुपात T अल्फा इज इक्वल टू, इधर कितना बचा 1 अनुपात, इधर बचा 2 अनुपात, इधर कितना बचा 2। तो ये हो गया 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 2, ये हो जाए परिक्रमण कालों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा 2 लंबे समांतर तारों में I तथा 2I धाराएं समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। यदि तारों के बीच की लंबवत दूरी 2a हो तब तारों के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 तार बना लेते हैं, एक तार ये रहा, एक तार ये रहा, दोनों में समान दिशा में, कह रहा है ना धाराएं समान दिशा में बह रही हैं। इसमें I बह रही है, इसमें कितना बह रही है 2I बह रही है, दोनों की दिशा समान है, हमने ऊपर मान लिया। कह रहा है कि इनके बीच की दूरी 2a है, मतलब 2a दूरी है इनके बीच की। ठीक, कह रहा है तारों के बीच मध्य बिंदु पर, इनके बीच का मध्य बिंदु हमने ये O मान लिया। अब मध्य बिंदु माना मतलब ये दूरी a हो गई और ये दूरी a हो गई, क्यों? क्योंकि बीच में 2a दूरी पर है, बीच में तो a ही होगी ना। इसके बाद देखते हैं, कह रहा मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है और दिशा बताना है। ठीक है, समझते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, किसी धारावाही चालक के कारण उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है, बात को समझ लीजिए, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन A। अब बहुत गौर से देखिए, इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लेते हैं, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 मान लेते हैं। दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ गए, इसे हटाते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले I1 I2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे धारा I के कारण मध्य बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, I के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा B1 होगा, मान लेते हैं क्या होगा B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन में A ही होगा ना, दूरी होती है ऐसा, A क्या होता है उस बिंदु की दूरी होती है। R वैसे माना था, यहाँ पे A माना गया इसलिए हमने A माना था। ठीक, अब इसकी दिशा क्या होगी इस बात को समझते हैं। देखिए, आप इसको बनाएंगे कागज पे और हम मान लेते हैं कि ये कागज है, जैसे आप लिख रहे होंगे तो ये कागज है, तो कागज को ही मान के हम दिशा को बताएंगे। कैसे? देखिए, अगर हम धारा की दिशा में अंगूठा रख दें, देखिए अंगूठा रखा, उसके बाद उंगलियों को मोड़ेंगे तो अंदर की ओर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो अब मध्य बिंदु पे बात करें तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। यानी कि हम अगर आप कागज इसको माने तो कह देंगे कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो दिशा क्या हो जाएगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। समझ गए कैसे होगी? कागज क्यों लिखा है, इसको हमने कागज मान लिया, इसे बोर्ड लिखना चाहिए था लेकिन कागज, आप इसको उतारेंगे तो कागज लिखेंगे। उसके बाद अब इसके कारण इस बिंदु पर देखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे कि धारा 2I के कारण, धारा 2I के कारण मध्य बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा भाई, इसको मान लेते हैं हम लोग B2 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I की जगह क्या 2I अपॉन दूरी, तो यहां से यहां तक A ही है तो A ले लिया।
अब इसकी दिशा बता दीजिए मुझे। अंगूठा रखा दिशा में, ऐसे मोड़ा, तो यहाँ पर तो ये अंदर जा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर गौर से देखिए तो ये बाहर की ओर निकल रही है। ना यकीन हो तो आप ऐसे करके देखिए, अंगूठा रखा तो ऐसे करेंगे तो बाहर की ओर निकल रही है। इसका मतलब कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। क्या लिखेंगे? कागज के तल के लंबवत बाहर की, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक, तो ये हो गई दिशा। अब मुझे एक बात बताइए, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमने बिंदुओं पर निकालना है। ठीक, ये एक गुटका है इन द्रव्यमान का, इस पे 2 बल लग रहे हैं। मान लीजिए ये लग रहा है 8 न्यूटन का, ये लग रहा है 4 न्यूटन का। तो परिणामी कैसे निकलेगा? परिणामी कहाँ निकलेगा भैया? बड़े में से छोटा घटा देंगे तो कितना आएगा? 4 न्यूटन का बल। अब कहेंगे जाएगा किधर? तो दिशा तो इधर ही होगी, जिधर यही तो खींच ले जाएगा अपनी तरफ, तो दिशा किसकी तरफ होगी? इधर की होगी। अगर इसको हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट माने तो दिशा किधर हो जाएगी? ईस्ट की तरफ हो जाएगी। यहां देखिए, एक लग रहा है अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र और इसके कारण बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो परिणामी कैसे निकालेंगे? ज्यादा वाले से कम को घटा देंगे। तो ये I के कारण है, ये 2I के कारण है, ये ज्यादा होगा इसके कारण, तो ये परिणामी कहाँ होगा? बाहर की ओर। यानी कि B2 में से B1 को अगर हम घटा दें तो जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा और दिशा क्या होगी? बाहर की ओर ही होगी, है ना? तो क्या लिखेंगे? अतः मध्य बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B1 है, ये B2 है। क्या हो जाएगा? B बराबर, ठीक, B बराबर म्यू नॉट, अच्छा सॉरी, B बराबर हो जाएगा B2 माइनस B1, यही हो जाएगा B2 माइनस B1। अब अगर हम यहां पे निकालें, इसको सॉल्व करें, देखिए तो B बराबर, B2 का मान कितना है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2I अपॉन ए। B1 का मान म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन ए। तो B बराबर, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है? आप कहेंगे म्यू नॉट कॉमन है, 2 पाई भी कॉमन है, I भी कॉमन है, A भी कॉमन है। बच क्या रहा है? इधर तो बच रहा है 2 और इधर बच रहा है कुछ नहीं 1। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो कुल मिला के यही तो मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन ए। ठीक, ये हो गया परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अब बात करते हैं दिशा की, तो दिशा भी लिख देंगे। दिशा क्या हो जाएगी? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। क्या हो जाएगी? कागज के तल के लंबवत, इसको कागज माना है, बोर्ड नहीं माना है। कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे मैंने आपको करा दिया, इन्हें जरूर देख के जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।